तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इनकम टैक्स से कुछ थ्योरी, जिसमें हम असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्स इवेंशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है, जो कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एसएससी के बारे में, पर्सन्स के बारे में हमने बताया उसमें। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? द ईयर इन विच द टैक्स पेयर पेज टैक्स ऑन हिज प्रीवियस ईयर्स इनकम, इट इज़ कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। मतलब क्या है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर जिस वर्ष हम टैक्स पेमेंट करते हैं वह कहलाता है असेसमेंट ईयर। मान के चलिए कि 2019 और 20 ये आपका, इसमें आपने इनकम अर्न किया है, ठीक। और इस इनकम पर आप 2021 में क्या करेंगे? टैक्स पेमेंट करेंगे। तो यह कहलाएगा असेसमेंट ईयर और यह कहलाएगा आपका प्रीवियस ईयर। ओके, आइए बात करें असेसमेंट ईयर का सेक्शन का। तो होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। कई बार पूछा है एंट्रेंस एग्जाम में, बीकॉम के, एमकॉम के, साथ ही साथ आपके नेट कॉमर्स में भी पूछता है कि असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है वह क्या है, मैचिंग कराने टाइप का दे सकता है। तो यह असेसमेंट ईयर का सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 होता है। आइए बात करें प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर इज दैट विच इज़ द फाइनेंशियल ईयर इमिडिएटली बिफोर द असेसमेंट ईयर। मतलब क्या है कि असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर। और इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 3 में इसके बारे में बताया गया है, जो कि एग्जाम में पूछता है। आइए बात करें प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर जो होता है वह नॉर्मली 12 मंथ का होता है, ठीक। मतलब फाइनेंशियल ईयर कितने का होता है? 12 मंथ का। या प्रीवियस ईयर भी होता है 12 मंथ का होता है। जैसे मान के चलिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये होता है फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली। तो जो प्रीवियस ईयर होता है वह 12 मंथ का होता है। और इसी ईयर के जो इनकम होता है उस पर हम टैक्स पेमेंट करते हैं, किसमें? असेसमेंट ईयर में। आइए बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कब 12 मंथ से कम का होगा। तो देखिए कब होगा। फॉर न्यू इस्टेब्लिश बिजनेस और प्रोफेशन, कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करे तो इसके लिए असेसमेंट ईयर जो ये प्रीवियस ईयर जो होगा वह 12 मंथ से कम का होगा। जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है 1 दिसंबर को, ठीक। 1 दिसंबर को अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2019 मान के चलिए। तो क्या होगा, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वह 12 मंथ से कम का होगा। दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। तो ये क्या होगा, 4 मंथ हो जाएगा। तो 4 मंथ का क्या होगा, प्रीवियस ईयर। और इसी पे क्या करेगा, वह टैक्स पेमेंट करेगा। आइए बात करें दूसरे की। तो फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम, कोई नया सोर्सेस ऑफ इनकम है तो इससे भी क्या होगा, टैक्स पेमेंट करेगा। जैसे क्या है कि कोई पर्सन है, उसका नया जॉब लगा है। कब लगा है? 1 अगस्त को लगा है 2019 को। तो अब क्या होगा कि जब वह मान के चलते हैं उसका इनकम पर मंथ कितना है, 1 लाख है। तो 1 अप्रैल से होगा। तो अप्रैल नहीं, ये क्या, अगस्त लिखे हैं, ठीक। अगस्त है, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मंथ का क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक। तो ये 2 कंडीशन हो गया, जो कि क्या, प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है कि 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। ऐसा ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरह क्वेश्चन होंगे कि ऑप्शन रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर होता है वह 12 मंथ की जगह 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही रहता है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइए बात करें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कब एक ही होंगे। तो पहला देखिए क्या है, इनकम फ्रॉम सी शिप बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट है
जो इंडिया में 182 डेज से कम रहता है, ठीक, प्रीवियस ईयर में, तो वह कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। और भी कई हैं टर्म्स, इसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, मतलब कि जब चलेंगे इसके आगे और तो बताएंगे रेसिडेंट के बारे में। तो इनकम फ्रॉम सी सिर्फ बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट, तो कोई ऐसा पर्सन है नॉन रेसिडेंट है जो कि इनकम अर्न करता है सी सिर्फ बिजनेस से, मतलब समुद्री व्यवसाय से। तो वो क्या होगा कि इंडिया से जाता है समुद्र से, सी पोर्ट से, सी वे से, तो क्या होगा कि वह विदेश जाता है, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है या कहीं और कंट्री में जा सकता है। तो उसको ये जो ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है 1 ईयर से ज़्यादा का हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि उसी लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों क्या होगा, एक हो जाता है। जिस वर्ष वह इनकम अर्न करेगा, मतलब जब वह इंडिया से चलेगा उसी समय उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, या रिसीव्ड कर चुका हो तब भी, या रिसीवेबल होगा तब भी। कितना? 7.5% ऑफ इनकम, ठीक, इनकम के 7.5% पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो इस दशा में क्या होता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर एक ही माना जाता है। अगला देखिए क्या है, पीपुल लिविंग द कंट्री। कोई ऐसे पीपुल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कंट्री को छोड़ के जाने वाले हैं और कई वर्षों बाद आएंगे, या इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री में अपना घर बसा लेंगे। तो वैसी दशा में क्या होगा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों एक ही माना जाएगा और उनके ऊपर टैक्स तभी लगाया जाएगा जब वो इंडिया छोड़कर जाएंगे। आइए अगला देखते हैं, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज व पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कोई संगठन है जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है और वह जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा, वह पर्पस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है। तो वैसी दशा में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों एक ही माना जाता है। जिस वर्ष वह बंद होता है ऑर्गेनाइजेशन या उसका जो उद्देश्य है वह पूरा होता है, उसी समय टैक्स लगा दिया जाता है। अगला देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय फॉर टैक्स इवेंशन। मतलब कर की चोरी के उद्देश्य से अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो उसी समय टैक्स लगा दिया जाता है। तो वैसी दशा में टैक्स जो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर है दोनों एक ही माना जाता है। अगला देखिए क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक, जब क्या हो कि बिजनेस को बंद करने वाला हो या प्रोफेशन को बंद करने वाला हो, तो जो इनकम अर्न किया रहेगा उसी समय टैक्स लगा दिया जाता है। तो वैसी दशा में भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों एक ही माना जाता है। ओके, आइए बात करते हैं टैक्स इवेंशन के बारे में। टैक्स इवेंशन क्या होता है, व्हेन द टैक्स पेयर वायलेट्स द लॉ ऑफ टैक्स टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी देन इट इज कॉल्ड टैक्स इवेंशन। मतलब क्या है कि कानून का जो लॉ है उसका उल्लंघन करते हुए, उसको तोड़ते हुए अगर अपना टैक्स लायबिलिटी अगर कम करता है टैक्स पेयर या एसएसी, तो वैसी दशा में यह कहलाएगा कर की चोरी। और कर की जो चोरी होती है वह जो कानून के दृष्टि से, लॉ के जो नज़रिए से यह गैर कानूनी माना जाता है। और अगर ऐसा लोग पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना, पेनाल्टी या कैद हो सकती है। तो किस तरीके से टैक्स इवेंशन करते हैं, कुछ एग्जांपल है, देख लीजिए। आर्टिफिशियल एक्सपेंसेस क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन है और अपना वह टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करता है कि ऐसा पर्सन, मान के चलते कोई ए पर्सन है और जो कि कंपनी में काम ही नहीं करता, और उसके नाम से क्या करते हैं कि सैलरी पेमेंट करते हैं। तो क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्सपेंसेस है, तो उसको दिखा करके अपने प्रॉफिट को कम करता है और टैक्स लायबिलिटी अपना कम करता है। तो यह कहलाता है टैक्स इवेंशन। अगर पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना, पेनल्टी या कैद हो सकती है। अगला देखिए क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब क्या है, व्यक्तिगत खर्चों को अगर अपने बिजनेस के खर्चों में अगर दिखा दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा, टैक्स इवेंशन कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है, उसका बिजनेस है कोई, और वो पर्सन अपने घर का जो है, उसके घर में जो काम करते हैं, प्यून या गार्डनर काम करता है, तो उसका जो सैलरी पेमेंट करता है वह दिखा दे अपने बिजनेस में, तो क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। तो ऐसी दशा में क्या कहलाएगा, टैक्स इवेंशन कहलाएगा। अगला देखिए क्या है, फेक रिसिप्ट। ठीक, मतलब फर्जी रसीदों को दिखा करके। जैसे क्या है कि उसने किसी ट्रस्ट को 500 डोनेशन दिया ही नहीं है, लेकिन क्या करे, वह उस ट्रस्ट से वैसा रिसिप्ट बनवा ले या डुप्लीकेट रिसिप्ट तैयार करवा ले,
तो वैसे हिसाब में क्या होगा कि उसको टैक्स कम पेमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो ऐसे हिसाब भी क्या कहलाएगा, टैक्स इवेंशन कहलाएगा। आइए अगला देखिए क्या है, गिविंग मोर सैलरी टू रिलेटिव। मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है जिसका बिजनेस है और बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने सन को या अपने किसी फ्रेंड को या अपने वाइफ को मैनेजमेंट में रखा हुआ है और मैनेजमेंट या एम्प्लॉय बना कर रखा हुआ है। मान के चलते हैं सभी को 25,000 रुपीज़ देता है, सैलरी पेमेंट करता है, लेकिन जो उसके सन है या उसके फ्रेंड्स है, उसकी वाइफ है, उसको 25 से ज़्यादा मान के चलते 35,000 पेमेंट करता है सैलरी। तो ये भी क्या कहलाएगा, टैक्स इवेंशन कहलाएगा। आइए देखते हैं आखिरी, और भी बहुत कुछ है। हाइड अर्निंग, मतलब हाइड अर्निंग में क्या होगा कि इनकम को छिपाना। लोग ऐसे होते हैं कि अपना इनकम छिपा ले जाते हैं। इनकम छिपाने में क्या होगा, जैसे क्या है कि कोई पर्सन है और उसका रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में क्या होता है कि कोई भी पर्सन खाना खाने जाता है तो वो बिल पेमेंट करता है और उसको रसीद मिलती है। तो कोई ऐसा पर्सन गया जो बहुत जल्दीबाजी में है और उसने खाना खाया, उसको पैसा दे दिया, और क्या करेंगे इसी समय क्या करेगा, वो जो रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो उसका बिल नहीं काटता है और पैसा ले लेता है। तो जब बिल नहीं काटेगा, ठीक, तो क्या होगा कि उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। जब उसका रिकॉर्ड नहीं होगा तो वह क्या है, हाइड अर्निंग है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, टैक्स इवेंशन किया जाता है। ठीक, रसीद न काट करके, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, इस तरीके से। या फिर कई लोग होते हैं कि ज़मीन को अधिक दाम में बेचते हैं लेकिन दिखाते हैं कम, तो ये भी क्या है, हाइड अर्निंग्स है। ठीक, तो इस तरीके से टैक्स इवेंशन किया जाता है, जो कि कानून की दृष्टि में एक अपराध है। आइए अगला देखते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, व्हेन द टैक्स पेयर्स रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द वीकनेस ऑफ द लॉ ऑफ टैक्स, इट इज़ कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। मतलब क्या है कि टैक्स लॉ में जो वीकनेस है, जो लूपहोल्स है, जो कमियां हैं, उसके आधार पर यदि टैक्स पेयर अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करे तो यह कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस, कर बचाव। जैसे क्या है कि मान के चलिए कि इनकम टैक्स में जो इनकम का जो डिफिनीशन दिया है या जिसको इंक्लूड किया गया है, उसमें मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है और मान के चलिए कि डिविडेंड के बारे में नहीं दिया है। ठीक, तो डिविडेंड वर अर्निंग करता है डिविडेंड से, तो वह क्या कहेगा कि डिविडेंड को टैक्स में या इनकम टैक्स में नहीं बताया गया है कि यह इनकम है, तो क्या करेंगे, उस पर टैक्स नहीं देंगे। तो यह क्या कहलाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे लोग अगर जानते हैं, उसके टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसको देखते हैं कि यहाँ इस तरीके से इनकम होता है, तो क्या होते हैं कि जो इनकम टैक्स लॉ है उसको, जो लूपहोल्स हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर किया जाता है डे बाय डे। तो इस तरीके से भी लोग क्या करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस करते हैं और कर जो अपना लाइबिलिटी है उसको कम करते हैं। ठीक, ये तो हो गया टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो भी कमियां हैं इनकम टैक्स लॉ में, उसको पकड़ करके अगर टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं तो यह कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स अवॉइडेंस किसी तरीके का अगर करता है कोई पर्सन तो यह अपराध नहीं माना जाता, कोई जुर्माना या दंड नहीं देना पड़ता। ठीक, लेकिन यह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे क्या होता है कि अदर जो पर्सन होते हैं उन पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। आइए, दोनों से ही बढ़ता है, चाहे टैक्स प्लानिंग जो टैक्स इवेंशन हो या टैक्स अवॉइडेंस हो, दोनों से ही क्या होते हैं, जो टैक्स पेमेंट करते हैं, जो करदाता इस तरीके का काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, when the taxpayer reduce tax liability on the basis of the exemption, deduction, concessional, etc., it is in the law of tax, then it is called tax planning. It is also good for society. टैक्स प्लानिंग क्या होता है, कर नियोजन। जब जो इनकम टैक्स लॉ में जो रियायतें दी गई हैं, जो डिडक्शंस दिए गए हैं, जो छूटें दी गई हैं, उनका उपयोग करते हुए अगर करदाता, टैक्स पेयर या एसएसी अपना टैक्स लायबिलिटी कम करता है तो यह कहलाता है टैक्स प्लानिंग। जैसे मान के चलिए 80G में अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है, जिस डिडक्शन मिलेगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ क्या होगा, इट इज़ आल्सो गुड फॉर सोसाइटी, ये समाज के लिए अच्छा है। 80G में क्या किए, आपने 1 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, तो 1 लाख रुपए का आपने डोनेशन दिया 80G के अंतर्गत,
तो क्या होगा, इस 1 लाख रुपीज़ का जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके ऊपर यह खर्च किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि समाज का कल्याण भी होता है, सोसाइटी के लिए गुड माना जाता है। तो टैक्स प्लानिंग ये भी वो करता है कि अगर टैक्स प्लानिंग करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी को भी कम करते हैं, साथ ही साथ आप समाज का कल्याण भी करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया टैक्स प्लानिंग के बारे में। और बात करें 80C से 80U के बारे में, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, आइए बात करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस तरीके का है। देखिए पहला क्या है, व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, मतलब भारत में इनकम टैक्स पहली बार कब लगा। तो भारत में इनकम टैक्स पहली बार लगा था 1860 में, 1860 में लगा था। ठीक, और ये क्यों लगा था, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था सैनिकों, तो इस सैनिकों के द्वारा, तो इसमें क्या हुई थी, बहुत भारी क्षति हुई थी। तो हानियों को पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार भारत में टैक्स लगाया था। ठीक, आइए आपके लिए क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा आप लोग हमें कमेंट में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज बेस्ट इन टर्म ऑफ लॉ, मतलब इनमें से कौन सा अच्छा माना जाता है कानून के नज़रिए में, टैक्स अवॉइडिंग, टैक्स प्रिवेंशन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेफ्टी। ठीक, जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट में हमें आंसर बताइएगा। अगला देखिए क्या है, अंडर इनकम टैक्स पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल एंड BOI, HUF एंड कंपनी, फर्म एंड AOP, ऑल ऑफ एबव। तो पर्सन में कौन कौन आते हैं इनकम टैक्स में बताया गया, इसके बारे में बताइएगा। और बात करें BOI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और AOP की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, HUF की बात करें तो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर्स मीन, मतलब गत वर्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, 1 जून टू 30 दिसंबर, या 31। ठीक, 31 इसको कर दीजिए, 31 दिसंबर। ठीक, 31 दिसंबर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इसका आंसर भी बताइएगा। जो हमने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 प्रश्नों को, आप इसका हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोग को इसके बारे में पता चलता रहे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।